Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. This is me Malaika Mushtaq, and how's your preparation going of IELTS and how many bands you guys are getting in practice tests? Let me know in the comments. Also, I wanna elaborate the reading part and listening part together today because I don't think so मेरे पास इतना कुछ है reading के ऊपर बताने के लिए और listening के ऊपर बताने के लिए. So I'm gonna merge these two parts today. First, I'm gonna talk about the reading part. Let's not further waste the time and just get to the point. I'm gonna say कि reading की ना काफ़ी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी टिप्स एंड ट्रिक्स की, सब यूजलेस, कोई फ़ायदेमंद नहीं लगती मुझे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. वो आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स होता है किस तरह के देंगे, स्किमिंग करें, स्कैमिंग करें, और उसके बाद आप लोग पहले पैराग्राफ रीड करो, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ो. कहीं लिखा होगा कि स्टेटमेंट पहले पढ़ो और पैराग्राफ रीड बाद में करो. तो ये वाली इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी. तो मैं उन सब का कंक्लूजन आप लोगों को बता देती हूँ जो मुझे लगी और जो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को करनी चाहिए. एक ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो भी तीन टाइप के पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है, आपको रीडिंग के अंदर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3, और उन पैराग्राफ 1, 2, 3 के अंदर भी काफ़ी 5-5, 6-6 पैराग्राफ्स होते हैं. तो आप लोगों ने करना ये होता है कि भाई जब आप पहले अपने क्वेश्चन देख लो कि समटाइम्स पहले पार्ट के अंदर आप लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई इन सब पैराग्राफ्स की हेडिंग ढूंढो, तो आप लोगों को सारे पैराग्राफ से ऑब्वियसली रीड करने पड़ेंगे, तब आप फ़ौरन सारे पैराग्राफ्स रीड करो, ठीक है. और कुछ के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रू फॉल्स से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ स्टार्ट कर देते हैं फिल इन द ब्लैंक से. तो बेसिकली क्वेश्चन की टाइप्स सबसे पहले देखनी है. अगर तो हेडिंग वाली है तो वो तो रीड करो फुल पैराग्राफ, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स में होता है ना, तो वो ये कहते हैं पहली 2 लाइन्स आखिरी 2 लाइन्स रीड कर लो. समटाइम्स पहली 2 लाइन और पहली आखिरी 2 लाइन्स में चीज़ नहीं होती और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिखी होती है कि समझ भी नहीं आ रही होती, या फिर बहुत ज़्यादा मिलजुल रही होती है बाकी की हेडिंग्स के साथ. 2 या 2 से ज़्यादा हेडिंग्स मिलजुल रही होती हैं. सो आप लोगों को पैराग्राफ थोड़ा रीड करना पड़ता है, फिर आप जब बाकी रीड करते हो तो आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर होती है. उसके बाद जो होता है ना, अगर आप लोगों को जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक का या ट्रू फॉल्स का, अगर वो पहले पैराग्राफ के अंदर आपको वो ट्रू फॉल्स मिल गई है, तो इसका मतलब है जो सेकंड ट्रू फॉल है वो इसके बाद ही, इससे ऊपर अब ख़त्म काम. ये रीडिंग का एक बहुत अच्छा मार्जिन है आइल्स का, कि ये नहीं है कि एक ट्रू फॉल्स इस पैराग्राफ में तो उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में तो उसके बाद वाली ऊपर वाले में मिलेगी. नहीं, बहुत ज़्यादा ना अरेंजमेंट इनकी बहुत परफेक्ट होती है कि फर्स्ट वाली 1 पैराग्राफ में है तो सेकंड वाली सेकंड पैराग्राफ में मिलेगी, या थर्ड में मिलेगी, या लास्ट में जहाँ भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद ही मिलेगी, बैक साइड नहीं जाएगी, ठीक है. और अगर आप लोगों को पहली और थर्ड ट्रू फॉल्स मिल गई लेकिन सेकंड ट्रू फॉल्स नहीं मिला, तो भाई सीधी सी बात है कि सेकंड ट्रू फॉल्स उसी अंदर जो रह गया ना आपका पैरा, या अंदर जो लाइंस रह गए उन्हीं के अंदर सेकंड है. और अगर आपको मिल ही नहीं रही तो इसका मतलब है नॉट गिवन पे लगा दो. यहाँ तो येस नो और नॉट गिवन होता है, यहाँ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होता है, सेम मीनिंग होता है इनका. बेसिकली येस और ट्रू का ये मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट के अंदर बात दी गई है वही बात पैराग्राफ के अंदर है, लेकिन वर्ड्स को थोड़ा बहुत मुश्किल करके सिनोनिम्स यूज़ करके लिख दी गई होती है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नो और फॉल्स पार्ट, तो फिर उसके अंदर होता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है स्टेटमेंट इतनी सी चीज़ से भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है. फॉर एग्जांपल अभी वहाँ पर पैराग्राफ के अंदर लिखा हो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑल द पीपल हैव डन दिस, ठीक है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट में जाओ तो वहाँ पर लिखा ऑल द पीपल हैव डन दिस, ठीक है. पैराग्राफ में ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है ऑल टू के, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आप लोगों ने नो लगाना है. ये इतनी छोटी सी बात पे नो और फॉल्स का ना मिस्टेक हो जाती है. तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ऐसी मिस्टेक आप लोग अवॉइड करो, क्योंकि मेरी भी होती है और ये प्रैक्टिस से इंसान ना सीखता है. और अगर आप लोगों को कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं मिल रही, कोई वर्ड्स नहीं मिल रही है वो, तो आप सीधा ही नॉट गिवन पे लगा दो. टाइम वेस्ट मत करो. रीडिंग के अंदर टाइम को टैकल करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई फॉर मी. तो ठीक टाइम मुझसे नहीं हो पाता था. एट दी एंड जो मैं थर्ड पार्ट करी होती थी तो मुझे उसे बहुत जल्दी क्विकली करना पड़ता था. इवन मेरे ओरिजिनल टेस्ट के अंदर भी रीडिंग पार्ट में मेरे पास आई थिंक 4 to 5 मिनट्स पड़े थे, और मेरी 5-6 चीज़ें 7 जो थी ना, 5-6 फिल इन द ब्लैंक्स थी और एक MCQ रहता था जो एंडिंग पे मैं अभी तरतीब वाइज जो कर रही थी उस पर. तो मुझे इतना पैनिक हो कि मैंने वो जल्दी में करने की कोशिश किया. मुझे लग रहा है वहाँ मैंने 1-2 मिस्टेक्स की, लेकिन अगर मैं वहाँ पर इतनी जल्दी पैनिक ना होती है वो, तो शायद मैं वो जो मिस्टेक की वो भी मेरी ठीक हो जाती. तो ये चीज़ होती है, पैनिक मत करो. स्टार्टिंग से टाइम को एक लेवल पे लेके चलो, ठीक है. जब आपको पता है आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है या फिर कुछ इस तरह के सीन्स होते हैं, ठीक है. जो फिलिंग द ब्लैंक्स आती है ना वो थोड़ी ईजी होती हैं. दूसरी बात ये, स्पेलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि भाई स्पेलिंग देख के लिखो.
मैं पता क्या करती होती थी, मैंने लिसनिंग और राइटिंग रीडिंग के अंदर, दोनों के अंदर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स पुट की है ना, मैंने कैपिटल ही सब लिखा है, क्योंकि मुझे लगा कि क्या मैं कैपिटल अप डाउन करती रहूँगी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, लिसनिंग के अंदर भी आप कैपिटल वर्ड्स में सारा लिख दो और उसके अंदर भी, क्योंकि कैपिटल में सारा वर्ड एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं समटाइम्स वर्ड का वो कैपिटल चाहिए होता है और आगे सिंपल लिखना होता है। इस तरह समटाइम्स मिस्टेक अपना कंट्री का नेम है वो आपको कैपिटल लिखना चाहिए। तो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सारा वर्ड कैपिटल लिख दो, सारा वर्ड कैपिटल आपका गलत नहीं करते ये आइल्स वाले। तो इसलिए मैंने रीडिंग और लिसनिंग दोनों में पूरा वर्ड कैपिटल में लिखती होती थी। तो ये मुझे लगता है ये अच्छी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, और ये आपके आगे फ़ायदा भी होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि रीडिंग के अंदर यही चीज़ है, स्किमिंग, स्कैनिंग, बाकी इनकी कोई टिप्स ट्रिक्स काम नहीं करती। बस प्रैक्टिस करो, जितने भी आइल्स के टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करो। मैंने बताया था कि IRP आइल्स स्टडी प्रीमियम से मैंने जो 25 टेस्ट की प्रैक्टिस की थी ना, वो डिफ़िकल्ट है, वो आइल्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। रियल जो मैंने रियल टेस्ट दिया ना, मुझे वो आइल्स की उस वेबसाइट से बहुत मिलता जुलता लगा रीडिंग का पार्ट। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि वो वाले टेस्ट दो, और जो एग्नोवेट पे हैं या किसी और वेबसाइट पे हैं वो ठीक होंगे, वो मैं नहीं कहती रॉन्ग होंगे या ये वो, बट वो उनका वो लेवल नहीं था जो आइल्स स्टडी प्रीमियम का था। आइल्स स्टडी प्रीमियम इज़ मोर डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू द एग्नोवेट, ठीक है। ये किसी ने कमेंट किया था तो मैंने कहा था मैं बताऊँ। सो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये समझती होती थी, मेरे बैंड्स बुरे भी आते थे रीडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे 5 भी मिलता था, 5.5 भी मिलता था, बहुत कम 6, 6.5 तक, 7 तक जाती थी। इवन 5, 5.5 इसलिए भी मिलता था, समटाइम्स लास्ट पार्ट तो मुझसे हो ही नहीं पाता था जल्दी जल्दी के अंदर। मैं बस रॉन्ग ना हो जाए तो मैं पॉइंट लगा देती थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं थी, तो मैं सबका ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 या कुछ भी लगा देती थी। इसलिए तो अगर आप लोगों की प्रैक्टिस टेस्ट में कोई बैंड अच्छा नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चिल होके, रिलैक्स होके। अब मुझे लगता होता था कि मेरा माइंड सबसे ज़्यादा चलता रीडिंग के अंदर ना मॉर्निंग के अंदर है, तो मैं सुबह उठती थी और उसके बाद मैं मॉर्निंग के ना 1-2 टेस्ट की प्रैक्टिस करती होती थी दिन के अंदर, ठीक है। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैंने मॉर्निंग के अंदर वो प्रैक्टिस करती थी। लेकिन अगर आप लोगों का दिमाग ज़्यादा नाइट टाइम चलता है, दोपहर टाइम चलता है, या जिस भी टाइम चलता है, रीडिंग की प्रैक्टिस उस वक्त करो जब आप लोगों को लगता है कि आप भी ट्रूली फोकस्ड रह के उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग आपका बहुत ज़्यादा फोकस मांगती है, ठीक है। रीडिंग के अंदर सारी गेम ही फोकस की है, अगर जिसका फोकस अच्छा है वो कर लेगा तो वो कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी ये होता है कि सिनोनिम्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते आप लोगों को, लेकिन वो वहाँ ट्रू फॉल्स के अंदर या फिर फिल इन द ब्लैंक के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते जुलते करके दे दिए होते हैं। समराइजेशन के अंदर कुछ वर्ड्स नीचे लिख दिए होते हैं तो उनके सिनोनिम्स वहाँ ऊपर पुट करने होते हैं। सो बहुत माइंड के साथ ये वाली चीज़ ना करनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क नहीं करती। डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, दिस इज़ द ओनली ट्रिक डेट विल वर्क अलॉट। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा यार ये मेरी वीकनेस पॉइंट है, यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ हुई है, ये आप खुद सीखोगे। थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने सीखी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। टाइम का ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं लिसनिंग पार्ट के ऊपर। लिसनिंग के अंदर बेसिकली भी कोई ऐसी सच कोई ट्रिक्स नहीं होती कि ये ट्रिक कर लोगे तो ये ट्रिक कर लोगे। बेसिकली ये होता है कि लिसनिंग के अंदर जैसे जैसे सुन रहे होते हो आप लोग, एक तो ये फोकस्ड रह के सुनना होता है। अगर कोई चीज़ छूट जाती है, आपको पता है आपको वही लिखते लिखते वो वाली ब्लैंक छूट गई है और दूसरी तीसरी पे आ गया, पता चल गया कि वो गुजर के इस अगले पे MCQ पे आ गया, तो जस्ट स्किप दैट वन, ठीक है। उसको छोड़ दो और अगली पे देखो, ध्यान दो। ऐसा ना हो आप उसके चक्कर के अंदर बाकी का मिस कर दो पार्ट, मतलब कि खाम खराब कर दो। इसलिए लिसनिंग के अंदर फोकस्ड रह के कि अगर कोई बात छूट गई है छोड़ दो, 1 नंबर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस 1 नंबर की बजाय आप जो अगले 10 नंबर ख़राब करोगे उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए फ़ौरन उस पार्ट को स्किप करके फ़ौरन अगली चीज़ पे आ जाओ कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर नोटिस करना है, अगर मेरी वो चीज़ ऊपर ख़राब भी हो गया इट्स ओके। लिसनिंग के अंदर बेसिकली कहा जाता है 3rd और 4th पार्ट आप लोगों को ना यूजुअली बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगता था 2nd और 3rd पार्ट के अंदर जो MCQs आते थे ना, वो जो लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले MCQs आते हैं उनके अंदर थोड़ा घपला करते हैं वो लोग, तो वो मुझे थोड़ा टफ लगता था। मुझे 4th और 1st पार्ट बहुत ईजी लगता था एज़ कम्पेयर टू 2nd और 3rd पार्ट। वो थोड़ा क्रिटिकल सा लगता है मुझे, लेकिन बाकियों का हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो मैं ये आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि उसके बाद जो लिसनिंग होती है ना, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई कुछ वर्ड्स एक्सेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सेम साउंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल E ये बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है यार ये तो A और E, आपने A लिख दिया और जब वो टेस्ट दे के करते हो आप रिजल्ट चेक करते हो तो उसके अंदर पता चलता है यार इसने तो A बोला था, नहीं वो E साउंड कर रहा था, ठीक है। इसलिए साउंड्स को सुनोगे ना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा A और E का ध्यान रखना है। 13 और 30th
इन दोनों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करते हैं 16, 60, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों को ना प्रोनाउंसिएशन की पता चलेगा कि यार 16 को आप एग्जामिन कर पा रहे हो, 60 से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने नोटिस के अंदर रखनी है। यहाँ पर इंसान लिसनिंग के अंदर ना थोड़ा करता है। एक जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं रीसेंट वो इतने मज़े से बोलती है ना रीसेंट, कि आप लोगों को समटाइम्स पता भी नहीं चलता कि अच्छा इसने ये बोल दिया और ये आना था इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर। तो जो लिसनिंग है वो भी प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उससे आप लोगों का हाथ सीधा होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को लंबी लंबी ट्रिक्स दूँ, लंबी लंबी इधर उधर की बातें करूँ, और कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करो और लिसनिंग के अंदर अपने माइंड को फोकस्ड रखो। कोई चीज़ छूट गई है, छूट जाने दो। एक किसी ने बताया था कि पहले आप रीड कर लो। फॉर एग्जाम्पल वो 1 मिनट देते हैं कि हैव अ लुक ऑन दीज MCQs, ठीक है। तो उन पे ये होता है 1 मिनट के अंदर कोशिश करो कि रीड कर लो, कि अगर आप लोगों को एक एक पॉइंट नज़र आ जाए। यहाँ पर नेम है तो नेम जैसे ही आएगा मैंने फोकस करना है। यहाँ पर नंबर है तो मुझे नंबर पे फोकस रखना है। यहाँ पर ये है तो मुझे इस चीज़ पे फोकस रखना है। यहाँ पर कंट्री ने सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाता है यहाँ पर कंट्री नेम आ सकता है। यहाँ पर किसी चीज़ की खाने की बात हो रही है, यहाँ पर टाइप ऑफ फूड लिखना पड़ेगा हमें। तो इस तरह अगर आप 1 मिनट जो देते हैं ना, आप उसको एक दफ़ा सारी फिल इन द ब्लैंक्स को, जो क्या होता है कि 1 to 5 तक आप रीड कर लो, उन 5 को एक दफ़ा रीड कर लो थॉरली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा यहाँ ये चीज़ आनी है। अगर नहीं भी सारी रीड हो पाती, जैसे लंबी लंबी मैंने बोला सेकंड और थर्ड पार्ट में रीड नहीं हो पाती, तो इट्स ओके। स्टेटमेंट जस्ट रीड करो, MCQs के नीचे वाले पॉइंट्स रीड ना करो, सिर्फ स्टेटमेंट रीड करो। जब वो स्टेटमेंट बोलेगा ना, स्टेटमेंट का पहले वो बोलते हैं, उसके बाद उसके पॉइंट्स आते हैं। पहले वो गलत चीज़ बोलते हैं, फिर राइट चीज़ बोलते हैं। इसलिए बहुत फोकस लिसनिंग के अंदर पहले मोस्टली गलत चीज़ को इलेबोरेट करेंगे, उसके बाद राइट चीज़ को बताएंगे। तो बहुत फोकस्ड रह के आप लोगों ने नोटिस करना होता है कोई भी फिल इन द ब्लैंक को, कोई भी चीज़ को, ठीक है। मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा माइंड खुला होगा उतना ज़्यादा। इन 2 चीज़ों की प्रैक्टिस ही उस टाइम करो आप लोग जब आपको पता हो कि मेरा माइंड शार्प चल रहा है। जब टेस्ट बुक करो तो मेन बात याद रखो कि उस वक्त करो। फॉर एग्जांपल मैंने अपना टेस्ट मॉर्निंग में बुक किया था, लेकिन स्लॉट इवनिंग में भी अवेलेबल होती है। मैंने इवनिंग में इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है मैं स्लो हो जाती हूँ इवनिंग के अंदर। तो मेरा मोस्टली माइंड जो वर्क करता है ना, वो मॉर्निंग के अंदर बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं इवन अपने 4 साल की डिग्री के अंदर मैं रात को नहीं पढ़ पाती थी। मेरी सारी दोस्तें रात जाग के पढ़ती होती थी। आई जस्ट गॉट अ गुड स्लीप एंड जस्ट वेक अप इन तहज्जुद, ठीक है। और फिर मैं उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं अपने मिड की या फाइनल की तैयारी करके और जाती थी। और वो 3 से 4 घंटे जो मैं पढ़ती थी वही मैं पढ़ के पेपर दे के आती थी। इवन लास्ट 2-3 सेमेस्टर तो मैंने यही किया। उससे पहले तो शायद मैं 1 दिन पहले पढ़ भी लेती होंगी, लेकिन लास्ट 3-4 सेमेस्टर में मैंने सिर्फ तहज्जुद टाइम उठ के या फजर टाइम उठ के स्टडी की है, इससे ज़्यादा स्टडी नहीं की। तो मुझे पता है मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरा उस टाइम पे चलता है दिमाग अच्छा। तो आप लोगों के अपने दिमाग पे डिपेंड करता है और लिसनिंग किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई ट्रिक किया चीज़ कोई काम करने वाली है, या फिर मैं आप लोगों को कोई बताऊं कि भाई मैंने ये यूज़ की। कुछ भी नहीं यूज़ किया, जस्ट प्रैक्टिस की है टेस्टों की, और मुझे इससे आइडिया हुआ कि यार मुझे ये इस चीज़ में 60th और 16 में फ़र्क करने में डिफरेंस हो रहा है। मुझे AIE वगैरह के अंदर कंफ्यूजिंग हो रही है, वो जो बोलते हैं, इसलिए मुझे माइंड को ध्यान रखना पड़ेगा। नेम बोल रहे हैं, हमें लगता है नेम बोल रहे हैं तो सबसे ईजी चीज़ है, नहीं, वही थोड़ी सी क्रिटिकल है। वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की गेम होती है, ठीक है। वहाँ पर वर्ड्स की राइमिंग की गेम होती है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देना है आप लोगों ने। सो दिस इज़ ऑल। आई डोंट थिंक सो मुझे इससे ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मैंने मेन चीज़ें बता दी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, वरना दिस इज़ द लास्ट वीडियो आई एम मेकिंग ऑन IELTS। आई डोंट थिंक सो मेरे एक्सपीरियंस की किसी को ज़रूरत है, क्योंकि मैं साथ साथ कुछ ना कुछ बताती रही हूँ। मेरा 19 जुलाई को था, 2026 को था मेरा टेस्ट, और मैंने 20 to 15 डेज़ के अंदर तैयारी की थी। ये मेन बातें जो मैं बता दूँगा आप लोगों को, ठीक है, सब लोगों की। और मैंने घर बैठ के सेल्फ स्टडी की है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने कोई ऐसा नहीं की, और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया मैंने कितना टाइम दिया, ठीक है। स्टडी को मैं दिन के अंदर 3 से 4 घंटे मैक्सिमम देती थी, इससे ज़्यादा नहीं देती थी। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बेसिकली आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी जो आप रीडिंग की बुक्स देखोगे ना, उनके अंदर कहेंगे लिसनिंग पॉडकास्ट सुनो, ठीक है, और रीडिंग के अंदर बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दो। ये वो अब इतने टाइम तो है नहीं कि IELTS की तैयारी करते हुए हम एक बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, नहीं हो पाएगा, और ना ही मैं कर सकती हूँ, ना ही मैंने किया, ठीक है। मैंने सुनी थी उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स, उनके अंदर कहते हैं बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। न्यूज़ जो चैनल्स होते हैं ना, ब्रिटिश के, अमेरिकन के, उनके वो सुनना स्टार्ट कर दें, और पॉडकास्ट सुने आप लोग। ये वो इस तरह करके इतना भी टाइम नहीं था कि मैं किसी के पॉडकास्ट सुनूँ, सो मैंने बस लिसनिंग की प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और रीडिंग की भी प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। शायद आप लोगों के बैंड्स प्रैक्टिस करते हुए कम आ जाए, लेकिन स्टे मोटिवेटेड कि भाई उस टाइम पे मैं अच्छा अटैम्प्ट कर लूँगा, ठीक है, कर लूँगी। क्योंकि मेरे बैंड्स पहले तो फिर भी अच्छे आ रहे थे। जब मेरा टेस्ट बिल्कुल करीब था 3-4 दिन पहले, तो मेरे बैंड्स तो बहुत ही गिर रहे थे रीडिंग के अंदर। मैं कहती हूँ ओ माई गॉड व्हाट आई एम गोना डू। तो रीडिंग ने मुझे बहुत खपाया और मुझे बहुत मुश्किल लगती है एज़ कम्पेयर टू द ऑल अदर मॉड्यूल्स।
सो आप लोगों ने इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे लेना है और देख लेना है कि भाई आप लोगों को कौन सा मॉड्यूल मुश्किल लगता है और किस पे ज़्यादा टाइम देना है। मैंने जैसा कि बताया, मैंने रीडिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम दिया था और इसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सपीरियंस चाहिए हो तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू डू। ठीक है, मैं भीख नहीं मांग रही, आप लोग का दिल करता है तो कर ले, बिकॉज आई वांट टू से कि किसी की डिक्टेशन पे तो आपकी लाइफ चलनी नहीं चाहिए। सो इसलिए मैं आपको डिक्टेट करूँगी, अच्छी बात नहीं है। आप लोगों का दिल करता है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।